दोस्तों साल था 1943 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। अमेरिकी एयरफोर्स का एक ट्रूप जापानी आर्मी से लोहा ले रहा था। अमेरिकी एयरफोर्स का एक फाइटर जेट अपने टारगेट पर बम गिरा देता है। इसके बाद उस प्लेन पर भी अटैक होता है जिसमें उनका एक साथी घायल हो जाता है और अब इन लोगों पर काफी ज्यादा गोलीबारी हो रही थी। खैर यहाँ हम एक जाबाज सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है। शायद उसे लग रहा था यहाँ से निकलना अब लगभग नामुमकिन है। अब वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है और यहीं से सीन चेंज होता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ हम लुइस को देखते हैं जिसके अंदर बुरी आदतों की लत लग चुकी है, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना और चोरी करना। हालांकि लुइस के पेरेंट्स इटालियन थे, इसलिए कॉलोनी के लड़के लुइस को इटालियन कहकर चिढ़ाते और उसे तंग करते थे। एक दिन लुइस चोरी करके भाग रहा था, तभी उसके भाई ने उसे भागते हुए देखा। दरअसल उसका भाई पीट समझदार और लुइस के प्रति उसके अंदर काफी हमदर्दी थी। वह लुइस को भागते हुए देखकर सोचता है कि क्यों ना इसे दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह एक एथलीट बन सके। अब पीट लुइस को दौड़ने की ट्रेनिंग देने लगता है और उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था और लुइस को यकीन दिलाता है कि वह एक अच्छा रनर बन सकता है। एक दिन लुइस के स्कूल में रनिंग कंपटीशन होता है जिसमें लुइस भी पार्टिसिपेट करता है और इस रनिंग में वह हारने वाला था क्योंकि शायद उसे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब लुइस को हारता हुआ देख उसका भाई पीट उसे तेज दौड़ने के लिए मोटिवेट करता है। भाई की बात सुनकर लुइस काफी तेज दौड़ता है और वह रेस जीत जाता है। हालांकि पीट भी एक रनर था। पीट के कोच लुइस से काफी इंप्रेस होते हैं। अब पीट लुइस को रोज रनिंग की प्रैक्टिस करवाता था और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ लुइस और पीट दोनों बड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर लुइस अपने स्टेट के लिए खेल रहा था और यहाँ जीतने के बाद शायद उसे ओलंपिक में खेलने का टिकट भी मिल सकता था। यहाँ भी लुइस काफी तेज दौड़ता है और रेसिंग का एक रिकॉर्ड बनाते हुए रेस जीत जाता है। लुइस को ओलंपिक में खेलने का टिकट मिल चुका था। साल था 1936। वह ओलंपिक खेलने बर्लिन जा रहा था। उसका भाई उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आता है। वह अपने भाई से भी साथ में चलने को कहता है, लेकिन उसका भाई मजाक में उसे कहता है कि तुम रेस जीतने वाले नहीं हो और मैं साथ चलकर तुम्हारी हार नहीं देख सकता। लुइस कहता है कोई बात नहीं, मैं भले ही हार जाऊं लेकिन अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। खैर दोनों भाइयों के बीच बेस्ट ऑफ लक, टाटा बाय बाय होता है। इसके बाद लुइस बर्लिन के लिए निकल जाता है। अब बर्लिन ओलंपिक में उससे बड़े बड़े धुरंधर उसके साथ दौड़ रहे थे। इस रेस की कमेंट्री रेडियो पर उसके पेरेंट्स और उसका भाई भी सुन रहे थे। लुइस को लग रहा था कि वह रेस हार जाएगा, लेकिन अपने भाई की कही हुई बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसका भाई हमेशा कहा करता था जिंदगी में चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बस अपने ऊपर भरोसा करके पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब लुइस काफी तेज दौड़ता है और अपने कंपटीटर्स को पीछे करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रेस जीत लेता है। रेडियो पर सुन रहा उसका परिवार काफी खुश हो जाता है। खैर बर्लिन से वापस लौटने के कुछ दिन बाद लुइस यूएस आर्मी ज्वाइन करता है। यहाँ मिलिट्री कैंप में भी लुइस रनिंग की प्रैक्टिस करता था क्योंकि 1940 में होने वाले ओलंपिक में भी उसे गोल्ड मेडल जीतना था जिसका आयोजन जापान के टोक्यो शहर में होना था। अब यहाँ पर कुछ सैनिक आकर लुइस से बताते हैं कि एक प्लेन समुद्र में क्रैश हो गया है और अभी के लिए हम लोगों को उनका रेस्क्यू करने जाना है। अब लुइस के साथ उसके कुछ और साथी समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले वे लोग उस जगह पहुंच पाते उनके प्लेन के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और उनका प्लेन समुद्र में गिर जाता है और वो जापानियों का समुद्री क्षेत्र था। इस हादसे में लुई, मैक और फिल के अलावा सभी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। फिल को भी चोट लग जाती है। लुइस उसके घाव को बांध देता है। अब समुद्र में ये तीनों सोल्जर्स बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। ऐसी स्थिति में सरवाइव करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था, न ही कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम। ये लोग समुद्र में लगभग 45 दिन तक रहे थे और उन्हें रेस्क्यू करने कोई नहीं पहुंचा था। इस दौरान जो भी प्लेन आसमान से गुजरते थे ये लोग उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, फ्लेयर गन फायर करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता था। कई दिन बीत जाने के बाद भूख प्यास से तीनों के चेहरे पर बदलाव स्पष्ट दिख रहा था और तीनों बहुत कमजोर पड़ चुके थे। इस दौरान जिंदा रहने के लिए उन लोगों ने कभी चिड़िया को मारकर खाया, कभी मछली का शिकार किया और कई दिनों तक भूखे भी रहे। हालांकि प्यास बुझाने के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि खारा होने की वजह से समुद्र का पानी पीना खतरनाक था, लेकिन ये सब स्ट्रांग सोर्स नहीं थे, मतलब कभी मिला कभी नहीं मिला। एक बार ऐसा होता है ये लोग एक आसमान की तरफ जा रहे प्लेन की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लेन यू टर्न लेकर उन पर गोलियां बरसाने लगता है। दरअसल वो जापानियों का प्लेन था जो इन्हें अपना दुश्मन समझ रहे थे क्योंकि ये अमेरिकी सोल्जर्स हैं। गोलियों से बचने के लिए ये तीनों पानी में कूद गए थे, तब जाकर इनकी जान बच पाई थी। करीब 26 दिन बीत जाने के बाद उनका एक साथी जिसका नाम मैक होता है भूख प्यास और कमजोरी से अपना दम तोड़ देता है। अपने साथी की मौत पर दोनों बहुत निराश हताश हो चुके थे। खैर समय बीता और अब उन्हें लगभग 1.5 महीना हो गया था। एक दिन वहाँ जापानियों का शिप आता है और जापानियों द्वारा उन दोनों को पकड़कर कैद कर दिया जाता है। जापानी उन्हें बहुत यातनाएं दे रहे थे, बेवजह उन्हें पीटा जा रहा था। जापानियों ने इन दोनों के अलावा और भी कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स को
पकड़ रखा था और अब इन सबको किसी दूसरे कैंप में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। और यहाँ शायद फिल और लुइस की भी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि यहाँ दोनों को अलग अलग गाड़ी में बैठाकर अलग अलग कैंप भेज दिया जाता है। यहाँ लुइस को जिस कैंप में भेजा गया था वहाँ का कमांडर बहुत ही क्रूर और निर्दयी किस्म का इंसान था। यहाँ उन सोल्जर्स को पोटी साफ करने का काम मिला था और बदले में उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। जापानी कमांडर जिसका नाम बर्ड होता है शायद लुइस को ज्यादा पसंद नहीं करता था और इस वजह से वह लुइस को बेवजह पीटा करता था। एक दिन ऐसा होता है कि वहीं पर कुछ रेडियो चैनल के लोग आते हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम के लिए लुइस का इंटरव्यू लेना था। वो अपने चैनल पर लुइस को पॉडकास्ट कराना चाहते थे। दरअसल वे जानते थे कि लुइस एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिसे उस प्लेन हादसे के बाद अमेरिका में डेड घोषित कर दिया गया था। क्योंकि वह जिंदा है इस वजह से वह उनके चैनल पर जिंदा होने की बात बता सकता है। लुइस इसके लिए मान जाता है। वह रेडियो स्टेशन जाकर पूरी दुनिया को स्पेशली अपने पेरेंट्स के नाम एक संदेश प्रसारित करता है कि वह जिंदा है, जापान में है और बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसकी यह बात उसके पेरेंट्स के साथ साथ उसका भाई भी सुन रहे थे। इसके बाद उसे एक और संदेश प्रसारित करने के लिए बोला जाता है और यह स्पीच उसके कंट्री के अगेंस्ट होती है और वह कहता है कि यह गलत है या मैं नहीं बोल सकता। इसके बाद फिर से उसे कैंप वापस भेज दिया जाता है। इस बार बर्ड लुइस को दूसरे अमेरिकी सोल्जर्स के साथ एक घूसा मारने को कहता है और अगर वे लोग ऐसा नहीं करते तो वहाँ एक सोल्जर्स को वे लोग जान से मार देते। अब मजबूरी में लुइस को सब एक एक घूसा मारना शुरू कर देते हैं और यह करते करते शाम हो जाती है। लुइस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इतने घूसे खाने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन बर्ड लुइस के पास आकर कहता है कि उसे प्रमोशन मिल गया है और वह यहाँ से जा रहा है। हालांकि लुइस उससे एक भी शब्द नहीं कहता और इसके बाद बर्ड दूसरे कैंप में चला जाता है। इधर उन अमेरिकन सोल्जर्स को भी दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है जहाँ बर्ड प्रमोट होकर गया था। यानी वो यहाँ पर भी सभी सोल्जर्स को यातनाएं देने वाला था। शायद उसे इस काम में बहुत मजा आता था। यहाँ सभी को कोयला ढोने का काम दिया गया था और जो थक कर बैठ जाता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। लुइस की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसे बहुत ज्यादा टार्चर किया जा रहा था। उसका शरीर काफी ज्यादा कमजोर और अब तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। इधर बर्ड की आंखों में शायद दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वह फिर से लुइस को घसीटते हुए लाता है और इस बार उसे काफी ज्यादा वजनी कंक्रीट बीम उठाने के लिए बोलता है और ऐसा न करने पर अपने सिपाही से लुइस को गोली मारने का ऑर्डर देता है। लुइस को बीम उठाए काफी देर हो चुकी थी और अब वह पूरे जोश के साथ उस बीम को अपने सर पर ऊपर उठा लेता है। इस दौरान वह बर्ड की आंखों में देखकर घूरने लगता है। हालांकि उसे इस बात से काफी ज्यादा नफरत होती है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई अमेरिकन सोल्जर उसकी आंखों में घूर कर देखे। हालांकि उसका जोश देखकर बर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह लुइस को पीटने लगता है। वह तब तक उसे पीटता है जब तक कि वह खुद थक कर नहीं बैठ गया। अब लुइस भी बेहोश हो जाता है और वह रात भर वहीं पड़ा रहता है। अगले दिन एक जापानी ऑफिसर उन सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करके बोलता है कि अब लड़ाई लगभग खत्म होने वाली है और मैं अपने देश के उज्जवल भविष्य की खुशी में तुम लोगों को हुकरा नदी में नहाने का न्योता देता हूँ। अब सभी सोल्जर्स उस नदी में नहाने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें कुछ जेट विमान की आवाज आती है। जापान से सुलह के बाद अमेरिकी जेट्स विमान अपने सैनिकों को लेने के लिए आ चुके थे और अब सभी सोल्जर्स अपने वतन वापस चले जाते हैं। लुइस भी अब अमेरिका पहुंच चुका है। वह सबसे पहले अपनी मातृभूमि को चूमता है, फिर अपने परिवार से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान कैप्टन लुइस जम्पेरनी की ये सच्ची कहानी थी। लुइस जो कि एक रनर था और वह 1936 ओलंपिक के बाद 1940 में टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 का टोक्यो ओलंपिक रद्द कर दिया गया था। लुइस ने 80 साल की उम्र में टोक्यो में ही अपने रनिंग का सपना पूरा किया जहां वह मशाल लेकर दौड़ा था। लुइस को जापानियों द्वारा बहुत टार्चर किया गया था। उसे बहुत यातनाएं मिली, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने जिंदगी से हार नहीं मानी क्योंकि अपने भाई पीट की दो बातें उसे हमेशा याद रहती थी जो उसे हर पल मोटिवेट करती थी। पीट उसे कहा करता था, जो झेल गया वो खेल गया, और दूसरी, दर्द की एक पल की कीमत जीवन भर की महिमा होती है। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ एक और स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।